हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी अकाउंटेंसी पे एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमने लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की बहुत सारी वीडियोस देखी है इससे पहले। अभी तक हम टोटल 16 वीडियोस देख चुके हैं, 16 लेक्चर हो चुकी है। और ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिस पे क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं, वही एक्ट हम लोग अभी प्रायोरिटी बेस पे कर रहे हैं। इसके बाद 1 2 3 एक्ट और हैं जो हम लोग करेंगे, उसके बाद लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। तो एक तो आपको ईस्वी याद रखना है, ईयर याद रखना है, सो डैट कि अगर क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी पूछते तो आपको बन जाए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे हमने डाल दी है, तो वहाँ आप जा करके देख सकते हो। और आप अगर नए हो तो आप पहले से देखें, हमने फैक्ट्रीज एक्ट पे वीडियो बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये सब हम लोग बना चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट पे पूछे हैं वो हम लोग करेंगे। एंड आफ्टर डैट हम लोग कोई नया एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्ट आती है, ठीक है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि ये क्यों लाना पड़ा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में, क्योंकि जो फैक्ट्रीज एक्ट थे, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो आई थी, तो वहाँ पे सारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कवर हो रही थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे वो कवर नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उनकी एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये लाया था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में लाया था। ठीक है, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी वेलफेयर मेजर के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये पूरे इंडिया में है। ठीक है, अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये एप्लीकेबल होगा कहाँ। तो ये एप्लीकेबल होगा 10 या 10 से अधिक अगर वर्कर होंगे, बिल्डिंग वर्कर, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन में होगा या बिल्डिंग में होंगे पिछले 12 महीने में, है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग उसमें वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये एक्ट में जहाँ जहाँ हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, बोर्ड का मतलब है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, बोर्ड का जहाँ भी बोर्ड होगा तो आप समझ लेना कि वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। अब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में कौन कौन सी वर्क शामिल है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन आप कहीं पे कर रहे हो या अल्ट्रेशन कर रहे हो, थोड़ा बढ़ा घटा रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उसको डिमोलिशन कर रहे हो किसी बिल्डिंग को, है ना, किसी बिल्डिंग को, कोई रोड को, है ना, स्ट्रीट्स को, है ना, रेलवे, ट्रामवेज, एयरफील्ड, इरिगेशन ड्रेनेज, है ना, एम्बैंकमेंट, नेविगेशन वर्क, फ्लड कंट्रोल, है ना। तो ये सब जितने जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वाटर वर्क्स, ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, ये सब जितने भी आएंगे, इन सब में इलेक्ट्रिक लाइन, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब जो पिछाते हैं वो भी जो वर्कर होंगे उन पे भी ये सारी चीज़ें काम होगी। जो डैम्स बनाते हैं, कैनाल्स, है ना, रिजर्वायर्स, वाटर कोर्सेज, टनल, ब्रिज, तो ये सब जगह एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं भी होंगे। जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जिस भी वर्क पे एप्लीकेबल है, वहाँ पे ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद जो माइंस एक्ट 1952 है वो जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पे ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट नहीं अप्लाई होगा। तो दो जगह अप्लाई नहीं होगा, बाकी आप समझ सकते हैं जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगी। तो ये तो आप पहला चीज़ समझ गए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें बात की हुई है कि कुछ एडवाइजरी कमेटी एंड एक्सपर्ट कमेटी की बात की गई है। तो एडवाइजरी कमेटी क्या है, अब इसको मैं सबसे आपको ले लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बनाएगी सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी कमेटी, जिसको आप सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसमें कौन कौन होंगे, एक तो चेयरपर्सन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और 3 जो है ना, ठीक है, एमपी होंगे, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे। ठीक है, तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
अब 3 MP होंगे, तो 3 MP में अब इसमें क्या है कि राज्यसभा से कितने होंगे, लोकसभा से कितने होंगे, तो 2 जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और 1 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। ठीक है, एक डायरेक्टर जनरल जो होंगे, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल स्टेट के होंगे तो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना, इंस्पेक्टर जो अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और इस एक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर जनरल का पोस्ट, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, और इसके बाद बाकी जितना गवर्नमेंट चाहेगी उतना कर सकती है, बट आपको याद रखना है 13 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 13 से ज़्यादा नहीं, और 9 से कम नहीं कर सकता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे नॉमिनेट करने हैं तो किसी को भी तो नहीं कर देंगे, जैसे मान लीजिए कुछ आर्किटेक्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स को कर सकते हैं, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन पे है वही तो अच्छी सजेशन दे पाएंगे, है ना, कुछ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन को मेंबर लोगों को कर सकते हैं, है ना, कुछ वर्कर्स के रहेंगे, कुछ एम्प्लॉयर्स के रहेंगे, है ना। याद बस ये रखना है कि जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे बिल्डिंग वर्कर्स के, है ना, शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने टोटल 5 6 मेंबर लिए, ठीक है, 6 मेंबर्स लिए, किसमें से, एम्प्लॉई, ठीक है, ये हर जगह है, हर एक्ट में ये चीज़ है, और एम्प्लॉयर। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो जॉब दे रहा है एम्प्लॉयर है उसकी संख्या ज़्यादा हो, है ना, दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना, बट एम्प्लॉयर का संख्या ज़्यादा कभी नहीं होगा, एम्प्लॉय ज़्यादा हो सकते हैं बट आपको वर्कर की संख्या और एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है उसके दोनों के जो होंगे लोग वो इक्वल होने चाहिए। तो ये आपको हर एक्ट में लगभग दी हुई है। अब इसमें क्या है, अब ये तो हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में कुछ है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अगेन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, उसको स्टेट एडवाइजरी कमेटी भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी एक चेयरपर्सन होगा, तो यहाँ का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहाँ पे दोनों से नहीं होंगे, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर से, विधानसभा से ही होगी, क्योंकि हर स्टेट में विधानसभा होती नहीं है। ठीक है, तो 2 मेंबर तो वहाँ से लेंगे। इसके बाद एक मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहाँ पे एक मेंबर को अपॉइंट करेगा। और एक चीफ इंस्पेक्टर, जो चीफ इंस्पेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, यहाँ ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के लिए, तो चीफ इंस्पेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है, तो वो एक्स ऑफिशियो हो जाता है। और जो चीफ इंस्पेक्टर को इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो एक्स ऑफिशियो हो जाता है। इसके बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था कि 13 होने चाहिए, यहाँ पे 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 11 मेंबर, और 7 से कम नहीं। वहाँ था 13 मैक्सिमम और 9 मिनिमम, यहाँ पे 11 मैक्सिमम और 7 मिनिमम। ठीक है, अगेन उसमें आर्किटेक्ट वाले लोग होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ये सब होंगे। अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इक्वल हो सकते हैं, बट एम्प्लॉयर वाले की वेटेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर वाले की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वर्कर्स का ऐसा हो सकता है कि हरासमेंट होगी। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें क्या है कि ये 2 कमेटी हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ हमें चेंज करनी है, तो वो एक्सपर्ट कमिटीज बना सकती है। ठीक है, उसमें कि गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिए कि क्या इसमें रूल्स कैसे बनाएं, है ना, ये जो एक्ट है उसके लिए, उसको चलाने के लिए रूल्स कैसे बनाएं, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ रही तो आप समझ लीजिए कि सेंटर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, तो वो एक या एक से अधिक एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं, जिसमें आपको अगेन ऑफ कोर्स बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो लोग होंगे, क्वालिफाइड लोग, उनको जो गवर्नमेंट को कोई नया रूल्स बनाने के लिए क्या कहते हैं उसको सजेशन करेगा, एडवाइस देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई, आप सोच लीजिए कि जैसे मान लीजिए 4-5 लोग आप काम करा रहे हैं, लेकिन 10 लोग पे होगा तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क में 10 लोग काम करना शुरू कर दिए, तो जिस दिन 10 लोग काम करना, मतलब जिस दिन आप एलिजिबल 10 दिन काम कर गया, मतलब ये एक्ट एलिजिबल हो गया। और जैसे ही एक्ट एलिजिबल होगा उसके 60 दिन के अंदर में, ठीक है, जिस दिन एप्लीकेबल हो गया उसके 60 डेज के अंदर में आपको एक एप्लीकेशन देना होगा रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास में कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए कि 60 दिन नहीं कर पाए, अब 70 दिन में कर लिए किसी कारण से, लेट अस अज्यूम कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गए जिसमें 60 दिन के अंदर आप नहीं करें,
तो आप अगर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनको आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, उनको लगेगा कि सच में ऐसा रीजन है जिसमें इन्होंने 60 दिन में नहीं किया है, तो वो डेट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, और अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बट कुछ चेंज करना है, जैसे कुछ मैनेजर को चेंज करना है या कुछ नेम चेंज करना है, कुछ भी ऐसा चेंज अगर करना है, तो आपको 30 दिन, चेंज होने के 30 दिन के अंदर में आपको, है ना, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिसर को जा करके आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये चेंज किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब मान लीजिए कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो रजिस्टर कर रहे हैं, है ना, नेम, वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके या कुछ चीज़ों को छुपा करके, है ना, या जो काम हो रहा है वो नहीं कुछ और काम बता करके, है ना, रजिस्ट्रेशन ले लिया है। ठीक है, या ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन तो ले लिया बट यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है, वो कुछ और काम करने लगा है, तो ऐसा होगा तो वो रिवोक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी किया जा सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। मान लेते हैं कि इन्होंने रिवोक कर दिया, है ना, बट रिवोक कर दिया इन्होंने कोई रीजन से। अब जो मान लीजिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट हो गए बोले मेरा क्यों रिवोक कर दिए, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी ऑर्डर देगा कि रिवोक कर दिए, अपील कर सकता है एपेलेट ऑफिसर की। अभी एपेलेट ऑफिसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि किसको अपील करना है। ठीक है, अब आपको, अब इसमें फिर अगेन वही है कि अगर मान लीजिए 30 दिन के बाद अगर करता है, तो अगर वो एपेलेट ऑफिसर है, वो अगर उनको लगेगा कि हाँ, वो सेटिस्फाइड अगर होंगे कि हाँ ठीक है इन्होंने लेट किया है किसी रीजन से, और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि रीजन जायज़ है इनको लेट करने का, तो वो उसको एक्सटेंड टाइमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। अब क्या है कि अब बेनिफिशियरी को भी ऐड करना है कि उसमें कौन कौन काम कर रहा है, उसके लिए भी कुछ इसमें लिखा हुआ है। जैसे हर वर्कर जो 18 साल से ज़्यादा होगा और 60 साल से कम होगा, मतलब 18 से 60 साल से कम होगा, तो उनको क्या करना है, अगर वो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क में है ना, और पिछले 12 महीनों में अगर कम से कम 90 दिन काम किया है उन्होंने, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जा कर के बोर्ड के पास, है ना, तो बोर्ड के पास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और क्या करेंगे, बोर्ड के पास जा कर के वो रजिस्ट्रेशन अपने आप का करा सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराने गए और बोर्ड ने कहा कि नहीं नहीं आपको तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो या कुछ भी बोला, तो 30 दिन के अंदर अगेन आप सेक्रेटरी, बोर्ड की जो सेक्रेटरी है उसके पास आप जा सकते हैं कि भाई हमारा तो ये इन्होंने कर दिया, और सेक्रेटरी का जो क्या कहते हैं उसको, डिसीजन होगा, दैट्स अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब 30 दिन की है, अगर सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि नहीं, मान लीजिए आप 35 दिन में किया, सेक्रेटरी को लगता है कि हाँ ठीक है कुछ रीजन के कारण इसने लेट किया, तो वो अलाउ कर सकता है, ये हर जगह है इसमें। जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब वर्कर का रजिस्ट्रेशन, अभी तो हम पढ़ रहे थे एस्टेब्लिशमेंट का, अब वर्कर का रजिस्ट्रेशन बोर्ड में हो गया। और बोर्ड का मतलब हमने बताया था आपको, बोर्ड का मतलब क्या था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है, तो बोर्ड को पता रहेगा कि कितने लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बोर्ड क्या करेगी, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसमें नेम और फोटोग्राफ ये सब लिखा होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपकी 60 वर्ष हो जाती है, इफ़ जब वर्कर्स जो होंगे वो 60 वर्ष हो जाएगा, तो उसकी ऑल जो बेनिफिशियरी जो है ना, मेंबरशिप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है, लेकिन उसमें जो आप 90 दिन है ना, कि 12 महीने के अंदर 90 दिन कंप्लीट करना है, तो वो 90 डेज में वो पीरियड को कैलकुलेट नहीं करना है ना। जैसे मान लीजिए कि एब्सेंस हो गया, किसी पर्सनल इंजरी हो गया, है ना, पर्सनल इंजरी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, वो पर्सनल इंजरी हो गई, तो वो को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि 3 साल कंटिन्यूअसली, अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी है ना, कम से कम, ठीक है ना, 60 साल होने से पहले अगर 3 साल से कम वो मेंबर है ना, तो उनको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, और हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि उसमें कौन कौन काम करते हैं। आप अगर फैक्ट्री देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग वर्कर है, ठीक है ना, ये तब तक ये एक फंड है, वेलफेयर फंड, वहाँ पे ये पैसे दे सकते हैं। अब ये पैसे जो है सो, अगर मान लीजिए बोर्ड को ऐसा लगता है, वेलफेयर बोर्ड को, कि बेनिफिशियरी जो है सो पे नहीं कर सकता है, कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, उसको प्रॉब्लम है पैसे की, तो पेमेंट कंट्रीब्यूशन
ये भी क्या करते हैं, पेमेंट कंट्रीब्यूशन को वेव भी कर सकता है कि भाई ठीक है तो आप मत दो, है ना, ठीक है 3 महीने तक आप ना दो, है ना, तो ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, बेनिफिशियरी एम्प्लॉयर को ये भी ऑथराइज कर सकता है कि भाई हमारी जो सैलरी देते हो, जो मंथली वेज है, उसमें से आप अपना काट लेना। अब ये जो कंट्रीब्यूट फंड में कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो उससे क्या होता है कि किसी की एक्सीडेंट हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसमें वेलफेयर बोर्ड वाले पैसा देते हैं, इसीलिए वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है, वो कंट्रीब्यूशन पूरे लगभग 1 साल तक पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो 1 साल तक नहीं किया तो उसकी बेनिफिशियरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं कर रहा है और वो कारण जा करके सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को बताएगा और बोर्ड को लगेगा कि हाँ, सेक्रेटरी को लगेगा कि हाँ ये सच में किसी कारण से ये पेमेंट नहीं कर रहा था, तो वो ठीक है अलाउ कर देगा उस 1 साल के बाद भी कि ठीक है आप जो पिछले कुछ दिनों का है वो एरियर जमा कर दीजिए और आपको ये मेंबरशिप नहीं जाएगी। ठीक है, अब बोर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट एवरी स्टेट गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी एक बोर्ड, जिसको नाम होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट, मतलब कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, और बोर्ड पे क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड बंदा होगा, है ना, और भी चाहे अगर तो को मेंबर्स को रख सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगेन सेम चीज़ है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर्स एंड द बिल्डिंग वर्कर्स, है ना, मतलब उतने ही स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे। अगर 9 लोग हैं तो 3 स्टेट गवर्नमेंट के, 3 एम्प्लॉई के मतलब वर्कर के, और 3 एम्प्लॉयर के, और कम से कम एक इसमें ये जो 9 लोग होंगे इसमें एक कोई भी वुमेन होना चाहिए, चाहे स्टेट वाले में, चाहे वर्कर्स में, चाहे कहीं भी एक वीमेन होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल बी वीमेन। ठीक है, अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड बना दिया, बोर्ड करेगा एक सेक्रेटरी का, है ना। अब सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल बी इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी बोर्ड का जो होगा वही उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। अब बोर्ड क्या करेगी, मीटिंग करेगा, जब मन होगा तो इनको मीटिंग करेगा, जब भी कुछ ज़रूरत होगा तो। अब मीटिंग में क्या हो सकता है, मीटिंग में मान लीजिए कि चेयरपर्सन है तो वही चेयर करेगा मीटिंग का। मान लीजिए कि चेयरपर्सन नहीं हुआ तो कौन करेगा, अब चेयरपर्सन जिसको नॉमिनेट करेगा वो मेंबर जो है सो उसके बिहाफ में, उसके एब्सेंस में मीटिंग को चेयर करेगा। मान लीजिए कि वो नॉमिनेट बिना किए हुए अचानक से कहीं चला गया, तो वहाँ पे जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा वो जिसको कहेगा कि तुम चेयर करो, ठीक है ना, वो चेयर करेगा। ठीक है, अब जितनी भी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा वो मेजोरिटी में क्या करेंगे, डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी बोर्ड का कुछ भी फैसला लेना होगा तो मेजोरिटी में होगा, जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वोटिंग होंगे। मान लेते हैं कि दोनों का इक्वल वोट हो गया, तो इक्वल वोट तो एट दैट टाइम जो चेयरमैन रहेगा, चाहे मान लीजिए कि चेयरमैन नहीं है उसके बदले में कोई और चेयरमैन है, जो चेयरमैन रहेगा उसको देना होगा कास्टिंग वोट, सेकेंड वोट उसके होंगे, अगर इक्वल हो गया तो कास्टिंग वोट। अब एक बनानी है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर फंड, है ना, तो ये बनाई है, ठीक है ना, कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। और ये जो फंड होगी ये किसी अकाउंट में क्रेडिट होगी, और वो जो अकाउंट होगी उसको ऑडिट कौन करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हर साल करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जो वो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखना है। ठीक है, अब कितने देर काम करना है, तो 7 दिन में 1 दिन आपको रेस्ट देना है। अगर मान लीजिए कि उस आप रेस्ट के दिन भी वो काम करता है, जो रेस्ट के दिन भी काम करता है, तो आपको ओवर टाइम रेट देना पड़ेगा। अब ओवर टाइम रेट क्या है, 2 गुना, ऑर्डनरी रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डनरी रेट, मतलब अगर 500 रुपये का पर डे है और आपको कराने हैं 7 दिन में 6 दिन ही काम कराने हैं, अगर वो 7 का 7 दिन करता है तो आपको 2 गुना पैसा देना है उस 7वें दिन का, मतलब 500 रुपये है तो 1000 रुपये देना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको, अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लग रहा है कि कोई डीफ है ना, बहरा है, या किसी को दिख नहीं रहा है, या टेंडेंसी टू गिडेंस है ना, ऐसा लोगों को वर्क पे, काम पे, कंस्ट्रक्शन वर्क पे नहीं रखना है ना, जिससे कि उसको रिस्क हो कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, तो वैसे लोगों को अगर आपको पता हो, ठीक है, तो उसको नहीं रखना है। अब कुछ वेलफेयर भी है कि जैसे मान लीजिए कि अगर जो एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयर को ये श्योर करना है कि जितने भी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के जहाँ पे भी हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वहाँ पे
पानी की सुटेबल सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि जो पानी पीने वाला होगा वहाँ पे आपको लिखना है कि ये पानी पीने वाला है, ठीक है ना, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में वहाँ के वर्कर समझ रहे हैं। और ये भी याद रखना है कि कोई भी जो यूरिनल या लैट्रिन या वॉशिंग प्लेस होगा उसके 6 मीटर के अंदर में आपको वो पानी पीने का नहीं बनाना है, क्योंकि कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो 6 मीटर तक नहीं रखने, उसके बाद ही आप रख सकते हो। इसके बाद लोगों के लिए सफिशिएंट लैट्रिन यूरिनल भी होनी चाहिए, है ना। एम्प्लॉयर को ये भी इंश्योर करना है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल हो, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए क्या है, सेपरेट यूरिनल इन एनी प्लेस वेयर लेस देन 50 पर्सनल आर एम्प्लॉयड, मतलब कह रहा है कि देयर शेल नॉट बी नेसेसरी, मतलब कि जहाँ 50 से कम लोग हैं उसके लिए सेपरेट यूरिनल नहीं बनाने की कोई या लैट्रिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोवाइड सेपरेट यूरिनल्स इन एनी प्लेस वेयर लेस देन 50 पर्सन आर एम्प्लॉयड, 50 से कम लोग हैं। इसके बाद आपको एम्प्लॉयर को ये भी करना है कि अगर मान लीजिए काम हो रहा है तो वर्क साइट के अंदर में या उसके पास में आपको टेम्प्रोरी, जब तक काम चल रहा है, रहने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। और रहने की व्यवस्था के साथ साथ उसमें जैसे आपको कुकिंग प्लेस देनी होगी, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, है ना, वॉशिंग, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ के में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में 50 एम्प्लॉई होंगे या 50 से ज़्यादा फीमेल होंगी तो आपको देनी पड़ेगी क्रेच फैसिलिटी, है ना, बच्चों के लिए, है ना, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर के लिए फीमेल वर्कर के जो होंगे उसके लिए क्रेच फैसिलिटी देनी पड़ेगी। फर्स्ट एड फैसिलिटी भी चाहिए, है ना, किसी को कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड फैसिलिटी भी चाहिए। अगर 250, है ना, 250 से ज़्यादा लोग अगर हैं तो आपको एक देनी पड़ेगी कैंटीन की सुविधा भी खाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर सेफ्टी में क्या है कि अगर 500 से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो बनानी होगी एम्प्लॉयर को एक सेफ्टी कमेटी। और सेफ्टी कमेटी में कौन कौन होंगे, एम्प्लॉयर के लोग होंगे, मतलब जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और वर्कर्स होंगे, है ना, वो लोग होंगे और बनेगी सेफ्टी कमेटी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है सो एक सेफ्टी ऑफिसर भी हर एस्टेब्लिशमेंट में बिठाना है। अब देख लो, सेफ्टी ऑफिसर हम लोगों ने पढ़ा था 1940 एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। जहाँ पे 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर होंगे वहाँ पे होते थे सेफ्टी ऑफिसर, आपने पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट में। तो यहाँ पे भी है 500 से ज़्यादा होंगे तो सेफ्टी कमेटी बनानी होगी, है ना। और आप समझ ही गए हैं कि प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट द वर्कर शैल इन नो केस बी लेस देन द एम्प्लॉयर। ये तो हर जगह है कि एम्प्लॉयर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो और वर्कर की कम हो, ये तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक सेफ्टी ऑफिसर भी अपॉइंट करनी है हर एस्टेब्लिशमेंट में। अब मान लीजिए कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण 48 घंटे, कम से कम 48 आवर्स या उससे अधिक अगर काम नहीं कर पाता है बंदा, तो ये तो मान लीजिए कि थोड़ा चोट लग गया, जो 2 घंटे 4 घंटे के बाद काम कर पा रहा है, लेकिन 2 दिन तक अगर वो काम नहीं कर पा रहा है ना, तो एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा जा करके अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी होगी वहाँ पे उनको जा करके बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे इसका हुआ है, ठीक है। अब जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी जो भी होंगे वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे कि भाई किस कारण से हुआ है ना, इसमें क्या एम्प्लॉयर की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 या उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ठीक है ना, विदिन 1 मंथ जिस दिन नोटिस मिलेगा उसके इंक्वायरी कर करके उसको जो एक्सीडेंट हुई है उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक्ट बनी है तो उसको कोई नहीं भी फॉलो कर सकता है, तो अगर एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा। एक्ट को जो फॉलो नहीं करेगा उसको 3 महीने की सज़ा या 2000 रुपया तक 2000 रुपये तक फाइन या दोनों मिल सकता है। मान लीजिए कि एक बार गलती किया, ये फाइन हो गई, इतना कम है। फिर मान लीजिए कि ये गलती किया, तो अगर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल, तो उसमें क्या करेंगे, एडिशनल फाइन लगेंगे। हर दिन जितना दिन तक वो कंट्रावेन करेगा 100 रुपया, 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे ये लगेगा। अब मान लीजिए कि ये पेनाल्टी लगा दिया। अब किसी को लग रहा है कि हमें तो गलत पेनाल्टी लग गई है, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी के पास जाएगा। तो किसके पास जाएगा, वो डायरेक्टर जनरल के पास जाएगा। और मैंने कहा था कि आपको डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और चीफ इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो आप डायरेक्टर जनरल के पास जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो चीफ इंस्पेक्टर के पास में जाएंगे, ठीक है। और जिस दिन आपको नोटिस मिलता है उसके 3 महीने के अंदर
है ना। जैसे पेनाल्टी आज दी गई तो उसके 3 महीने के अंदर जाना है। अगेन फिर उस क्लॉज है कि अगर जो अथॉरिटी होंगे, डायरेक्टर जनरल या चीफ इंस्पेक्टर, उनको ऐसा फील होगा कि नहीं ये 3 महीने के बाद आया है तो इसको अलाउ कर देना है, तो वो अलाउ कर सकते हैं, और उनको नहीं लगेगा तो अलाउ नहीं भी कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट बिना कंप्लेन का उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, मतलब खुद से वो किसी भी मैटर को नहीं लेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको जाके कंप्लेन करने पड़ेंगे। अब उसको कंप्लेन करने के लिए पहले डायरेक्टर जनरल या चीफ इंस्पेक्टर इन द केस ऑफ स्टेट एंड डायरेक्टर जनरल इन केस ऑफ सेंट्रल, ये कंप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के आधार पे जो कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट की केस करने कोर्ट में, या कोई ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बियरर है वो भी केस कर सकते हैं, है ना। और मेट्रोपॉलिटन कम से कम जो कोर्ट होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास ही आप जा सकते हैं, तभी आपको पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नहीं हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना, एक्ट 1996। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड इसकी जो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996. So thanks for watching.